हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेली गुरुजी। मैं एमडी वैष्णव आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं एक नया टॉपिक लेके विज्ञान विषय का, जिसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था और मुझे आशा है कि आपने उस वीडियो को देखकर अपना अध्ययन किया होगा और आपको आशा करता हूं कि समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। आज हम पाचन तंत्र से हमारा दूसरा जो वीडियो है हम शुरू करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बशर्ते कि आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट से लास्ट तक। तो मित्रों, पाचन तंत्र का अध्ययन हम 3 पार्ट्स में करेंगे, जिसमें प्रथम पार्ट में हम केवल पाचन तंत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। दूसरे पार्ट में हम पाचन तंत्र में प्रयुक्त होने वाले जो एंजाइम्स है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स है, उनका हम अध्ययन करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ में। और वो ट्रिक आप एक बार यदि पढ़ लोगे तो गारंटी के साथ आपको विभिन्न पाचन अंगों में स्रावित होने वाले जो एंजाइम्स है वो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएंगे। तीसरे पार्ट में हम पाचन तंत्र की क्रियाविधि, फंक्शन कैसे करता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यदि आपने मेरे तीनों पाचन तंत्र से संबंधित वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लिया तो गारंटी से आपका पाचन तंत्र से संबंधित कोई सा भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले हम पाचन तंत्र की परिभाषा, पाचन होता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। प्रत्येक सजीव अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उसमें श्वसन, उत्सर्जन, चलना, फिरना, बैठना, ये समस्त जैविक क्रियाएं हैं, उनको संपन्न करने के लिए भोजन ग्रहण करता है, आहार ग्रहण करता है। और वो जो आहार ग्रहण करता है उस आहार के जो घटक होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये समस्त जो भोजन के घटक है ये जटिल पदार्थों के रूप में होते हैं और इन जटिल पदार्थों से सीधी ही ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता। तो पाचन का मतलब होता है भोजन के साथ ग्रहण किए गए समस्त जो जटिल पदार्थ है, उन जटिल पदार्थों का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करके उससे ऊर्जा का निर्माण करना और उन पदार्थों को, भोजन को एक लसलसे पदार्थ के रूप में बदलकर अवशोषण योग्य बनाना, उसे हम पाचन कहते हैं। तो ये होगी पाचन की परिभाषा। तो देखिए मित्रों, लिखते हैं पाचन की परिभाषा। पाचन क्या होता है? पाचन समस्त सजीवों के द्वारा अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ग्रहण किए गए आहार में उपस्थित घटकों यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि को सरल
अणुओं में तोड़कर अवशोषण योग्य बनाना तथा ऊर्जा का उत्पादन करना। पाचन कहलाता है। तो मित्रों, ये हो गई पाचन की परिभाषा। यानी कि अपन समझ लेते हैं, समस्त सजीवों के द्वारा अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ग्रहण किए गए आहार में उपस्थित घटकों यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि को सरल अणुओं में तोड़कर अवशोषण योग्य बनाना तथा ऊर्जा का उत्पादन करना पाचन कहलाता है। तो समझ गए होंगे पाचन की परिभाषा। अब हम पाचन तंत्र के, मानव पाचन तंत्र के चित्र के माध्यम से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। पहले हम सबसे पहले पाचन तंत्र का चित्र बनाएंगे, वो भी बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। चित्र बनाने का तरीका बहुत सिंपल, समझ जाओगे आप। अब देखिए मित्रों, पाचन तंत्र का चित्र मैं आपको सिखाता हूं, बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे बनाना है पाचन तंत्र का चित्र। देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे, मैं जैसे कर रहा हूं, बना रहा हूं, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपको आकृति बनानी है। फिर यहां से यहां तक इसको छोड़ दो। अब क्या करना है, देखिए, यहां से इस तरीके से दोनों ही तरफ इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये हो गया। अब आपको क्या करना, देखिए, यहां से एक सीधी नली को बराबर इसके बीचों बीच तक आपको लाना है। ये सीधी नली यहां तक लाना है। इसको थोड़ा ऊपर कर दो, इसको, ये नली। अब आपको मित्रों क्या करना है, यहां पर एक ऐसे थैले जैसी रचना बनानी है। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे का वैसे आपको ऐसे बनाना है। अब देखिए मित्रों, यहां से एक सीधा सा एक लंबी नली रूपी संरचना को आप ऐसे ले जाओगे और इसको बिल्कुल वलित कुंडलित कर दोगे। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे का ऐसे। फिर यहाँ से पुनः आप यहाँ पर ये कुंडलन है, ये जरूरी नहीं है कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना है, आप अपने हिसाब से भी इसका कुंडलन कर सकते हो। ऐसे आप अपने हिसाब से अलग अलग कुंडलन करोगे। यहां तक आपको दिखाना है ऐसे। अब क्या करना है मित्रों, आपको यहां पे एक पत्ती जैसी आपको संरचना यहां पे बनानी है। यहां से लगाकर यहां तक एक पत्ती जैसी संरचना बनानी है। दूसरा, यहां पर एक और स्ट्रक्चर बनानी है। ये संरचना ऐसी यहां बनानी है। अब देखिए, यहां पर अपन
मानव का जो हेड है, सिर है, उसकी संरचना बनाएंगे। ऐसी हम संरचना बनाएंगे। अब देखिए ये संरचना बन गई। अब मित्रों देखिए ये लगभग मानव का पाचन तंत्र का चित्र आपके सामने बनकर तैयार हो गया है। अब इसको अपन करेंगे नामांकित। देखिए सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर दिख रहा है मुख, जिसको माउथ बोलते हैं, माउथ। देखिए इसके पश्चात यहां है ग्रसिका। इनका कंप्लीट मैं आपको वर्णन करूंगा, समझाऊंगा। पहले अपन इसको नामांकित कर देते हैं। ग्रसिका जिसको कहते हैं फेरिंक्स बोलते हैं। फिर आती है ग्रास नली, ग्रास नली, इसको कहते हैं ईसोफेगस, इसको कहते हैं ईसोफेगस। फिर देखिए ये जो बड़ा एक आपको थैलेनुमा संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं आमाशय या स्टोमक, स्टोमक कहते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है अपना यकृत या लीवर। अब देखिए आपको ये जो संरचना पत्ती जैसी संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं अग्नाशय या पेनक्रियास, पेनक्रियाज कहते हैं। अब देखिए अब ये जो आमाशय दिखा है, इससे एक नली जैसी संरचना आपको दिख रही है, इसको कहते हैं ग्रहणी, ग्रहणी बोलते हैं, ड्यूडोनम, ड्यूडोनम बोलते हैं। ग्रहणी से आगे जाने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद में ये जो है बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए इसके बाद में ये जो पार्ट यहां आता है, यहां पर थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, ये इसको हम उभरा हुआ बना लेते हैं थोड़ा। इस उभरे हुए भाग को कहते हैं मलाशय या रेक्टम। और जो अंतिम भाग होता है, इसको कहते हैं मल द्वार या एनस बोलते हैं। और यहां पर एक आपको बाहर निकली हुई संरचना लंबी दिख रही है, जिसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं कृमि रूपी परिशेषिका। इसका जो पास वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं सीकम, सीकम बोलते हैं इसको। तो देखिए मित्रों, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, मैंने पाचन तंत्र की पूरी संरचना
आपके बना दी है। देखिए इसको अब हम विस्तृत समझेंगे, पाचन तंत्र की संरचना कैसी होती है, क्या होती है, ये एक चित्र मैंने आपके सामने बना दिया। तो देखिए अब इसकी स्ट्रक्चर अपन समझते हैं। पाचन तंत्र की शुरुआत जो होती है वो अपनी मुख गुहा जिसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। और कैविटी का मतलब होता है गुहा या खाली स्थान, कैविटी का मतलब होता है, ये हो गई बक्कल कैविटी। मुख गुहा है वो दोनों जबड़ों के बीच में खाली स्थान होता है, उससे बना होता है। मुख गुहा के अंदर एक मांसल जीभ होती है और दांत होते हैं। अब दांत की हम विस्तृत अध्ययन, दांत कितने प्रकार के होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, किस तरीके से अवस्थित होते हैं अपने मुख गुहा में, इसकी पूरी संरचना हम दूसरे जो पार्ट नंबर 2 आएगा अपना पाचन तंत्र का, उसमें समझेंगे हम। तो देखिए इसमें जीभ होती है। जीभ का कार्य होता है भोजन को जो हम ग्रहण करते हैं उसको उथल पुथल करना मुंह के अंदर और उसको लुगदी के समान बनाना तथा ग्रसिका के माध्यम से मतलब आहार नाल में प्रवेश कराने के में महत्वपूर्ण इसकी भूमिका जीभ की होती है। इसके अलावा जीभ के नीचे यहाँ पर 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। उन लार ग्रंथियों का नाम भी मैं आपको बता देता हूं। एक होती है अधोहनु, दूसरी होती है अधोजिह्वा और तीसरी होती है 2 जोड़ी कर्णपूर्व। ये लार ग्रंथियां हैं, ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी देखिए, पहली है अधोहनु प्रकार की लार ग्रंथि, दूसरी अधोजिह्वा और तीसरी होती है कर्णपूर्व लार ग्रंथि। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां अपने मुख गुहा में खुलती है और लार का स्रावण करती है हमारे मुख गुहा में। तो मित्रों ये लार हमारे शरीर के अंदर जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन के साथ में मिलकर भोजन को लसलसा, गीला और श्लेष्मिक बना लेती है, ताकि वो भोजन आसानी से निगला जा सके या हमारे जो आमाशय तक पहुंच सके और कुछ स्टार्च का पाचन भी हमारे मुख में शुरू हो जाता है। अब ये क्रिया हम जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें विस्तृत हम बताएंगे। देखिए मुख गुहा के बाद में मुख गुहा और ये जो लंबी जो ग्रास नली है इसको जोड़ने का कार्य करती है यहाँ पे एक ग्रसिका, एक कीप नुमा आकृति की संरचना होती है जिसको हम ग्रसिका कहते हैं। यह ग्रसिका हमारी श्वास नाल और भोजन नाल, श्वास नाल और भोजन नाल दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, यानी कि दोनों को मतलब जो रास्ता जो प्रदान करती है, दोनों के लिए जो रास्ता है वो ग्रसिका के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है मित्रों, समझने वाली बात है, एक पत्ती के समान संरचना होती है, जैसे श्वास नाल भी इसके पास में होती है और आहार नाल भी पास में होती है। तो क्या होता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब यहां पर एक संरचना पत्ती जैसी संरचना होती है जिसको हम एपिग्लोटिस या घाटी ढापन कहते हैं। एपिग्लोटिस या घाटी ढापन कहते हैं, एपिग्लोटिस या घाटी ढापन। यह जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब श्वास नली को ये बंद कर देती है और श्वास नली को बंद करने से जो ग्रहण किया गया आहार है, भोजन है, वो श्वास नली में नहीं जाता है। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम भोजन करते हैं तो कुछ अन्न के कण हैं हमारे श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जिससे जोर से हमें खांसी आती है। और कई बार क्या होता है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं हमारे जो श्वास नलिका के माध्यम से नाक से होकर भी भोजन बाहर आ जाता है। तो ये दोनों रास्ते हैं वो एक ही होते हैं। तो ये घाटी ढापन का एपिग्लोटिस का कार्य होता है श्वास नलिका को भोजन करते वक्त बंद करना। तो ये हो गई बात ग्रसिका या फेरिंक्स की बात होगी। अब ग्रसिका और फेरिंक्स के साथ में एक लंबी नली जुड़ी होती है, लगभग इसकी लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। वो नली हमारी वक्ष गुहा से होती हुई हमारे फेफड़ों के बीच से होती हुई एक
थैलेनुमा जो संरचना होती है जिसको अमाशय कहते हैं, अमाशय में यह नली खुलती है। ग्रास नली ग्रसिका और अमाशय को जोड़ने का कार्य करती है, जिसको ईसोफेगस कहते हैं। तो इसकी भी जो अंदर वाली जो भित्ति होती है वो श्लेष्मिक होती है, चिकना पदार्थ का स्रावण करती है, जिससे ये हमेशा ही चिकनी बनी रहती है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी रहती है। तो ये हो गई हमारी ग्रास नली। अब ग्रास नली है वो आगे जाकर एक थैलेनुमा संरचना होती है, मांसल थैला होता है जिससे के साथ में जुड़ती है, जिसको हम अमाशय या स्टोमक या हमारा पेट कहते हैं, जो कम से कम 500 ग्राम 600 ग्राम तक आहार को या इससे ज्यादा भी आहार को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो हम बात करते हैं अमाशय की। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, आपको याद रखना है। देखिए ये मैं आपको बता दूंगा वापस। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, आपको याद रखना है। CPF आपको याद रखना है, सेंट्रल पुलिस फोर्स। यहां पर याद रखने का एक कोड है, सेंट्रल पुलिस फोर्स, केंद्रीय पुलिस बल, लेकिन इसका अर्थ यहां पर दूसरा होता है। ये CPF है वो अमाशय के 3 भाग है। C का मतलब पहला भाग है, इसको कहते हैं कॉर्डियक भाग, कॉर्डियक। दूसरा P का मतलब है पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक। और तीसरा भाग है, इसको कहते हैं फंडिस भाग, CPF। ये हो गई CPF की फुल फॉर्म। तो देखिए जहां पर जो हमारा अमाशय, इसको जठर भी कहते हैं, जठर, अमाशय को जठर भी कहते हैं। इस जठर का वह भाग जहां पर भोजन इसके अंदर प्रवेश करता है, जहां पर ग्रास नली जुड़ी हुई है, उस भाग को पाइलोरिक भाग कहते हैं, सॉरी कार्डियक भाग कहते हैं। उस भाग को कहते हैं कार्डियक भाग। इसको हिंदी में कहते हैं जठरागम, जठरागम। जठर यानी अमाशय प्लस आगम, आगम का मतलब उसका आरंभिक भाग, जिससे जठर के अंदर, अमाशय के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो ये जठरागम भाग है। ये भाग कौन सा है? जठरागम या कार्डियक भाग है। फिर दूसरा, ये जो बीच वाला भाग है इसका, अमाशय का, इसको कहते हैं फंडिस भाग, इसको कहते हैं फंडिस भाग। अब देखिए ये फंडिस भाग है, इस फंडिस भाग के लास्ट वाला भाग है जो हमारी ये जो ग्रहणी है, ग्रहणी से जुड़ा होता है, उसको कहते हैं पाइलोरिक भाग या जठर निर्गम भाग। जठर निर्गम, निर्गम का मतलब बाहर निकलना, जठर से बाहर निकलने वाला भाग है, इसको जठर निर्गम या पाइलोरिक भाग कहते हैं। तो यहां तक मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गई अमाशय की संरचना। अमाशय को 3 भागों में बांटा है। पहला है C का मतलब कार्डियक, P का मतलब पाइलोरिक, और तीसरा F का मतलब फंडिस भाग। हमेशा ये ध्यान रखना, फंडिस भाग होता है वो बीच वाला होता है, इसका प्रारंभिक भाग होता है उसको हम कार्डियक भाग कहते हैं, और उसका जो अंतिम भाग जिसको जठर निर्गम या पाइलोरिक भाग कहते हैं। ये होगी अमाशय की संरचना। अब अमाशय से आगे चलते हैं तो अमाशय का जो जठर निर्गम भाग है, बाहर निकलने वाला भाग है, एक U आकार की संरचना से जुड़ता है, जिसको हम ग्रहणी कहते हैं। अमाशय के बाद में जो हमारी संरचना आती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये यहां से लगाकर यहां तक की जो संरचना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत कहलाती है। जिस तरीके से हमने अमाशय को 3 भागों में बांटा है, उसी तरीके से हम छोटी आंत को भी 3 भागों में ही बांटते हैं। और उसका जो कोड होगा, आपको जिस तरीके से आपने CPF याद रखा था, उसी तरीके से आपको DJI डिस्ट्रिक्ट जज इन्वेस्टिगेशन,
या अपने हिसाब से कोई सा भी नाम दे सकते हैं। तो इसका जो हम फुल फॉर्म समझेंगे, सबसे पहले जो ग्रहणी है, ग्रहणी को हमने नाम दिया था ड्यूडोनिन, ड्यूडोनम ग्रहणी। ये छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है जिसकी एक पतली नली सदृश संरचना होती है, जिसका व्यास होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास होता है, और इसका जो छोटी आंत की संपूर्ण जो लंबाई होती है वो 5 से 6.5 मीटर तक लंबाई होती है इसकी। 5 मीटर से 6.5 मीटर तक की लंबाई हो सकती है छोटी आंत की। दूसरा है ड्यूडोनिम के बाद में आता है जे। जे का मतलब होता है जेंजुनम, जेंजुनम। यह जेंजुनम वाला भाग है छोटी आंत का, जो बीच वाला भाग होता है उसको जेंजुनम कहते हैं, या अग्र क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र का मतलब होता है छोटी आंत। जेंजुनम या अग्र क्षुद्रांत्र, ये वाला बीच वाला जिसको भाग को अपन कह सकते हैं। ये हो गया अपना जेंजुनम वाला पार्ट। अब जेंजुनम से आगे क्या आता है, जो अपनी छोटी आंत का जो अंतिम भाग है जिसको कहते हैं क्षुद्रांत्र, या आई का मतलब इलियम, इलियम या क्षुद्रांत्र, हिंदी में इसको कहते हैं क्षुद्रांत्र। ये जो अंतिम भाग है इसका छोटी आंत का, इसको कहते हैं क्षुद्रांत्र। अब ये छोटी आंत का जो अंतिम भाग है वो आगे जाकर बड़ी आंत, जो मोटी और माला सदृश संरचना, गांठें जैसे गांठें होती है ना वैसी संरचना, ये देखो माला के मणके हैं वैसे वैसे, ये देखो ये ऐसी संरचना है, लगभग 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर लंबाई की यह जो दिख रही है आपको बड़ी आंत होती है। तो इस बड़ी आंत को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। बड़ी आंत को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, सी आर। सी का मतलब होता है सीकम, दूसरे सी का मतलब होता है कॉलन, और तीसरे सी का मतलब होता है रेक्टम। पहला है सीकम भाग, जो छोटी आंत से जहां पर बड़ी आंत का जुड़ने वाला स्थल होता है वहां पर थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है जिसको हम सीकम कहते हैं। जबकि सीकम वाला भाग है मनुष्य के अंदर मतलब निष्क्रिय होता है, क्रियाशील नहीं होता है। यह भाग सीकम वाला भाग है उन पशुओं में माने या फिर उन जंतुओं में सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है जो भोजन के रूप में सर्वाधिक सेलुलोज की मात्रा को ग्रहण करते हैं। सेलुलोज का पाचन यहाँ पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सेलुलोज का पाचन आहार नाल के किस भाग से होता है, किस भाग में होता है। तो सेलुलोज का पाचन हमेशा याद रखना आहार नाल के सीकम वाले भाग में होता है। एक सीकम का जो अंतिम छोर होता है एक कृमि के सदृश्य एक लंबी अंगुली नुमा जो संरचना होती है उसके रूप में बाहर निकला रहता है, जिसको कहते हैं कृमि रूपी परिशेषिका। यह मानव के अंदर अवशेषी अंग के रूप में होता है, इसका कोई कार्य नहीं होता है। इसको अपन अपेंडिक्स भी कहते हैं सामान्य भाषा में। कई बार छोटे बच्चों के भी पेट में दर्द शुरू होता है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो बोलते हैं इसको अपेंडिक्स की तकलीफ है, अपेंडिक्स है, इसका ऑपरेशन होगा। तो उसमें क्या होता है, उस दरमियान क्या होता है कि जो हमारी ये कृमि रूपी परिशेषिका है, वर्मीफॉर्म का मतलब अवशेषी अंग है, ये वर्मीफॉर्म कृमि रूपी जो परिशेषिका है वो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो निष्क्रिय होती है उसको काट कर बाहर निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा। तो ये हो गया सीकम वाली बात। फिर सीकम बड़ी आंत का जो आगे वाला बीच वाला भाग होता है आगे चलकर उसको हम कहते हैं कॉलन। कॉलन का मतलब होता है वृद्धांत्र। यह होता है वृद्धांत्र, जो बड़ी आंत का मुख्य भाग होता है वृद्धांत्र। अब वृद्धांत्र आगे जाकर एक थोड़ा सा मोटा उभरा हुआ भाग होता है जिसको रेक्टम या मलाशय बोलते हैं, रेक्टम या मलाशय बोलते हैं। इस रेक्टम में संपूर्ण अपचित भोजन है वो इकट्ठा होता है,
और फिर जो आहार नाल का अंतिम छोर होता है, वो आहार नाल का अंतिम छोर होता है वो मलाशय या एनस कहलाता है, जिसके द्वारा अपचित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं मल त्याग। तो ये हो गई मानव के आहार नाल की संपूर्ण संरचना। देखिए मित्रों, अब इस आहार नाल के साथ में कुछ दूसरे जो ग्रंथियां हैं वो भी जुड़ी होती है। जैसे हमारे यहाँ पर ये अग्नाशय, एक पत्ती रूपी सदृश संरचना आपको जो दिखाई दे रही है, जिसको हम अग्नाशय या पेनक्रियाज कहते हैं। यह अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, जो मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। दोनों प्रकार की ग्रंथि के रूप में यह अग्नाशय ग्रंथि कार्य करती है। इसके अलावा इस जो छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग ग्रहणी है, ड्यूडेनम है, इस ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ एक दूसरा जो सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसको हम यकृत कहते हैं वो जुड़ा होता है। और इस यकृत में एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं पित्ताशय, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। इसमें पित्त का निर्माण होता है और ये पित्त है वो हमारी जो ग्रहणी है उसमें पित्त रस को छोड़ दिया जाता है। अब पित्त का क्या कार्य है, हम पाचन तंत्र के आगे की जो संपूर्ण क्रियाविधि है उसके दौरान हम इसको समझेंगे। तो ये हो गया यकृत। तो मित्रों, इस तरीके से आपने ये संपूर्ण आहार नाल की जो संरचना है वो आपके सामने है। अब आपको याद क्या रखना है, आहार नाल के जो भाग है क्रम से उनको आपको याद रखना है। तो मित्रों, अब तक हमने ये मानव पाचन तंत्र की विस्तृत संरचना का अध्ययन कर लिया। अब हम जो भी हमने पढ़ा है उसका हम शॉर्टकट और व्यवस्थित रिव्यू विद ट्रिक देख लेते हैं। आपके सामने दे रखी है मैंने ट्रिक, छोटी सी ट्रिक, जिसके माध्यम से अपन थोड़ा याद रखने में आसानी रहेगी। तो देखिए, रिव्यू करते हैं अपन। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको मुख, जो हमने समझ लिया। मुख के बाद में ग्रसिका, और ग्रसिका से जुड़ी हुई एक लंबी नलिका होती है उसको ग्रास नली कहते हैं। फिर आता है अपना अमाशय। अमाशय के 3 भाग हो गए। पहला भाग कॉर्डियक जिसको सी से लिख रहे हैं, दूसरा पाइलोरिक भाग जिसको पी, और तीसरा है फंडिस भाग। ये 3 भाग हो गए अमाशय के, कॉर्डियक, पाइलोरिस और फंडिस। फिर आती है छोटी आंत्र। छोटी आंत्र के भी 3 भाग हैं। पहला पार्ट हो गया ग्रहणी ड्यूडेनम, दूसरा अग्र क्षुद्रांत्र जिसको जेंजुनम बोलते हैं, और तीसरा हो गया क्षुद्रांत्र जिसको इलियम बोलते हैं। फिर आता है अगला पार्ट बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र को भी 3 भागों में बांटा है। पहला सीकम, दूसरा कॉलन यानी कि वृदांत्र, और तीसरा है मलाशय या रेक्टम। और आहार नाल का जो अंतिम भाग है उसको हम मल द्वार या एनस कहते हैं। अब ये 3 नाम तो अपन को याद रह जाएंगे। मुख याद रह जाएगा, फिर ग्रसिका याद रह जाएगी और ग्रास नली रह जाएगी। लेकिन इसके अगले जो 3 पार्ट है, अमाशय को वापस 3 भागों में बांटा है, और छोटी आंत्र को वापस 3 भागों में बांटा है, और बड़ी आंत्र के भी 3 भाग है। इनको थोड़ा याद रखने में कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसके लिए छोटा सा मैंने एक ट्रिक बनाई है, जो देखिए आपके सामने CPF याद रखना है आपको, CPF। फिर आता है DJI, CPF, DJI और CCR, ये आपको याद रखना है। तो इसका एक कोड वर्ड हमने दे दिया है। C का मतलब सेंट्रल लिख दिया, P का पुलिस और F का मतलब फोर्स, D का डिस्ट्रिक्ट, J का जज लिख दिया, I का इन्वेस्टिगेशन लिख दिया, और फिर दूसरे ये C का लिख दिया क्लीन चिट और रिपोर्ट। तो एक सेंटेंस बना लिया याद रखने के लिए। सेंट्रल पुलिस फोर्स ने डिस्ट्रिक्ट जज को इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट रिपोर्ट दी। तो ये लाइन आप 2-3 बार पढ़ोगे। सेंट्रल पुलिस फोर्स ने डिस्ट्रिक्ट जज को इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट रिपोर्ट दी। बस ये लाइन आप याद करोगे तो आपके क्रम से नाम आपको पूरे के पूरे 9 नाम आपको याद हो जाएंगे। याद रखने में आपको आसानी रहेगी। तो ये था आज का हमारा पाचन तंत्र का टॉपिक। तो मित्रों, कैसा लगा आपको आज का मेरा टॉपिक? यदि आपको अच्छा लगा तो इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। मैं अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में स्रावित होने वाले जो एंजाइम्स है वो किन पदार्थों पर कार्य करते हैं और उनका क्या नाम है,
विद ट्रिक लेके आऊंगा, शानदार ट्रिक के साथ में, और आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। और कंपटीशन एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, एंजाइम्स के बारे में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तैयार रहेगा अगले वीडियो के लिए। इस वीडियो को आप पूरा देख लिया होगा आपने, और आपको आशा करता हूं कि समझ में भी आ गया होगा। तो धन्यवाद मित्रों, आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा और आपकी सहानुभूति मेरे साथ बनी रहे, यही मेरी आशा है। धन्यवाद।